अधिगम या लर्निंग। अधिगम का तात्पर्य है सीखना। अधिगम के 3 घटक होते हैं: अध्यापक, शिक्षार्थी एवं विषय वस्तु। इन तीनों के समागम का परिणाम ही अधिगम होता है। अधिगम हमेशा अग्रमुखी होता है। इसमें सकारात्मक तथ्यों का संकेंद्रण होता है। ये तीनों घटक आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं कि तीनों का अलग अलग अस्तित्व अर्थहीन होता है। इन तीनों का सामंजस्य ही अधिगम को जन्म देता है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। जीवन के प्रत्येक चरण में कुछ न कुछ अधिगम बालक की उम्र के साथ जुड़े रहते हैं। अधिगम के परिणाम स्वरूप ही बालक के ज्ञान में न केवल स्थायित्व आता है, बल्कि वह चुनौतियों का सामना करने में भी सक्षम होता है। इसकी वास्तविक उपलब्धि शिक्षण कार्यों के समय दिखाई देती है, क्योंकि अंततः अधिगम का शीर्ष शिक्षक ही होता है, जो अपने से नीचे के भाग अर्थात शिक्षार्थी एवं विषय वस्तु के सामंजस्य को सफल बनाते हुए अधिगम को आगे बढ़ाता है। अधिगम की परिभाषाएं। गेट्स के अनुसार अनुभवों के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। पाल के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तन के अनुसार होता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखने के अंतर्गत आदतें, ज्ञान तथा व्यवहार को ग्रहण करना शामिल है। अधिगम की विशेषताएं। अधिगम से सृजनशीलता को बढ़ावा मिलता है। अधिगम बालक या अध्येता के जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। संसार का प्रत्येक बच्चा अधिगम करता है। अधिगम की प्रक्रिया एक समान नहीं होती है, अर्थात किसी बालक में अधिगम तीव्र तो कुछ में धीमी गति से होता है। अधिगम हमेशा अग्रवर्ती होता है, अर्थात ऐसा नहीं कि बालक जो पिछले दिन सिखाता है उस अगले दिन या अन्य दिन पूर्ण रूपेण भूल जाता है। वह थोड़ा बहुत अवश्य सीखता है और फिर वहीं से आगे बढ़ता है। अधिगम हमेशा स्थानांतरित होता है। शिक्षा से शिक्षार्थी, शिक्षार्थी से अन्य शिक्षार्थी, और यही क्रम आगे चलता रहता है। अधिगम हमेशा लक्ष्योन्मुख होता है। इसमें कुछ पाने को तार्किक परिणति कार्य करती है, अर्थात इसमें तार्किक परिणति का भी कुछ कार्य होता है। अधिगम में सकारात्मक विकास को बल मिलता है। अधिगम हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ सीखने के क्रम में और नीचे से ऊपर सीखने के क्रम में पालन करता है। अधिगम में बालक की समस्त इंद्रियां एवं कर्मेंद्रियां एकजुट होकर कार्य करती हैं, तभी प्रतिफल सकारात्मक होता है। अधिगमकर्ता या शिक्षार्थी, लर्नर। अध्येता का अर्थ है अध्ययन करने वाला। अध्येता को शिक्षार्थी, विद्यार्थी या अधिगमकर्ता आदि नाम भी दिए गए हैं। अध्येता ही शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है। शिक्षण की प्रारंभिक प्रक्रिया में अध्येता अपरिपक्व अवस्था में होता है, किंतु धीरे धीरे वह सामाजिक एवं सांस्कृतिक गुणों के माध्यम से चारित्रिक गुणों को आत्मसात कर परिपक्वता की श्रेणी में आ जाता है। यह परिपक्वता शिक्षण के माध्यम से आती है। अध्येता में अनुशासन की प्रवृत्ति विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से विकसित होती है और वह एक पूर्ण नागरिक बनने की ओर अग्रसर होता है। शिक्षार्थियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लर्नर्स। शिक्षार्थियों को 4 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला, अधिगम प्रारूप के आधार पर। अधिगम ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से शिक्षार्थी विद्या को ग्रहण करता है। इस संदर्भ में दृश्य संबंधी शिक्षण के लिए चित्र और प्रदर्शन, श्रवण संबंधी अधिगम के लिए शब्द और ध्वनि, और सहज ज्ञान संबंधी अधिगम के लिए अंतर्दृष्टि और आंतरिक अनुभूति, आगमनात्मक अधिगम के लिए तथ्यों से संबंधी अवधारणा को प्रस्तुत करना, निगमनात्मक अधिगम के लिए अवधारणा के तथ्यों की ओर जाना, सक्रिय अधिगम के लिए भौतिक गतिविधियाँ, चिंतनशील अधिगम के लिए विचार विमर्श और आत्मनिरीक्षण, क्रमिक अधिगम के लिए संबंधित चरणों में श्रृंखला एवं वैश्विक स्तर पर अधिगम प्राप्त करने के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है श्रवण के आधार पर। श्रवण के आधार पर शिक्षार्थियों का वर्गीकरण उनकी श्रवण क्षमता के अनुसार किया जाता है। जैसे कुछ शिक्षार्थी बेहतर श्रवण करते हैं, कुछ श्रवण के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को समझने का प्रयत्न करते हैं। कुछ शिक्षार्थियों की अधिगम व्यवस्था
मूल्यांकन परक एवं आलोचनात्मक होती है। साथ ही ऐसे शिक्षार्थी किसी की संदेश भी परिशुद्धता, सार्थकता और उपयोगिता का सक्रिय मूल्यांकन करते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षार्थियों में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी श्रवण शक्ति सराहनीय होती है। वे जानकारी के ऐसे स्वरूप का विश्लेषण करते हैं जो भावात्मक रूप से उद्दीपित करने वाली होती है। तीसरा है वैचारिकता के आधार पर। शिक्षार्थियों की मानसिक अवस्था के आधार पर उन्हें कई श्रेणियों में बांटा जाता है। जैसे चिंतनशील शिक्षार्थी प्रत्येक तथ्य की गहराई तक पड़ताल करते हैं तथा बिना तर्क के किसी की जानकारी या तथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। इसी तरह रचनात्मक शिक्षार्थी भी होते हैं जो प्रत्येक समस्या का समाधान अपने तरीके से करने में विश्वास करते हैं। इसके अतिरिक्त व्यवहारिक शिक्षार्थी सदैव तथ्यात्मक जानकारी में विश्वास रखते हैं। वे वस्तुतः वस्तुनिष्ठ विचारधारा वाले होते हैं। वे तब तक किसी बिंदु पर प्रस्तुत प्रश्न का हल अपने तरीके से नहीं करते जब तक वे संतुष्ट नहीं होते हैं। इन सभी प्रकार के शिक्षार्थियों में विचारशील शिक्षार्थी सबसे प्रखर होते हैं। वे हमेशा किसी बिंदु पर बृहद सोच के साथ कार्य करते हैं। वे कभी भी फल में विश्वास नहीं करते, बल्कि फल प्राप्ति में लगी प्रक्रियाओं पर अपना ध्यान लगाते हैं। चौथा है रचनात्मक दृष्टि के आधार पर। रचनात्मक के आधार पर शिक्षार्थी को 5E के अंतर्गत समाहित करते हुए उसका मूल्यांकन किया जाता है। अर्थात सबसे पहले शिक्षार्थी को किसी कार्य का अधिगम में संलग्न किया जाता है। उसके बाद उसके सभी अवयवों को अन्वेषित किया जाता है। तत्पश्चात व्याख्या की पड़ताल पड़ती है ताकि बिंदुवार तथ्यों की जांच पड़ताल हो सके। इसके बाद विस्तार के माध्यम से कार्य को आगे बढ़ाया जाता है एवं अंत में मूल्यांकन का कार्य संपादित किया जाता है। 5E का मतलब हुआ इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलोबरेट एंड इवैल्यूएशन। किशोर और वयस्क शिक्षार्थियों की विशेषताएं। मानव विकास का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण अंग होता है। शिक्षक को बालक की अभिवृद्धि के साथ साथ उसमें होने वाली विभिन्न प्रकार के विकास तथा उसकी विशेषताओं का ज्ञान होना महत्वपूर्ण होता है। विकास की इन अवस्थाओं में 12 से 18 वर्ष तक की आयु के बालक को किशोर अवस्था की श्रेणी में रखा जाता है तथा 18 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति या बालक को वयस्क कहा जाता है। इन दो आयु वर्गीय व्यक्तियों में सोच समझ आदि की प्रवृत्तियों में भिन्नता पाई जाती है। अतः शिक्षण के संबंध में इनकी शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञात्मक तथा व्यक्तिगत भिन्नताएं निम्न प्रकार हैं। किशोर शिक्षार्थी की प्रमुख विशेषताएं। शैक्षिक या एकेडमिक। किशोर अवस्था में स्वयं परीक्षण, निरीक्षण, विचार और तर्क करने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए शिक्षण का स्वरूप भी मानसिक विकास, शारीरिक विकास, व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप होना चाहिए, जिससे किशोर अध्येता उसे अपनी समझ के अनुरूप आसानी से ग्रहण कर सके। दूसरा है सामाजिक। किशोर अवस्था में बालक में जीवन दर्शन, नए अनुभवों की इच्छा, निराशा, असफलता आदि के कारण आपराधिक प्रवृत्ति का विकास होता है। समाज सेवा की भावना का तीव्र विकास होता है। वह स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहता है, सामाजिक बुराइयों पर अपना तर्क देने लगता है। अतः शिक्षण इस अवस्था में सही मार्ग में सहायक होता है। भावनात्मक, इमोशनल। किशोर अवस्था में भावनात्मक रूप में शिक्षार्थी किसी भी तथ्य को समझने में शीघ्रता करते हैं। वे भावनात्मक प्रवृत्ति के कारण उचित पथ प्रदर्शन के अभाव में गलत प्रवृत्तियों का शिकार भी हो जाते हैं। अतः शिक्षण का प्रारूप सही मार्गदर्शन वाला होना आवश्यक होना चाहिए। संज्ञानात्मक। किशोर अवस्था में मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में विकास होता है। वे कल्पना, नैतिक तथा अनैतिक के विषय में सजग हो जाते हैं। अतः शिक्षण क्षेत्र में किशोर की संज्ञानात्मक प्रवृत्ति महत्वपूर्ण होती है। वयस्क शिक्षार्थी की प्रमुख विशेषताएं। एकेडमिक। वयस्क अध्येता में स्वयं परीक्षण, विचार तथा तर्क की प्रवृत्ति का उचित विकास होता है। जिम्मेदारी व सही दिशा में विषय में तर्क का ज्ञान विकसित होता है, जिससे अध्येता शिक्षण कार्य को अपनी कर्मनिष्ठता तथा उत्तरदायित्व की भावना से करने के प्रति संकल्पित होते हैं। सामाजिक। वयस्क व्यक्ति सामाजिक परिवेश में अच्छी तरह से समावेशित होता है, जिससे वह सामाजिक रीति रिवाजों, परंपराओं आदि से बंधा होता है। वह सामाजिक रीति रिवाजों पर उचित विचार व तर्क विषय के प्रभावों को देखते हुए देता है।
इसमें अपराध प्रवृत्ति पर अंकुश होता है। इस प्रकार वयस्क अध्येता सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए शिक्षण कार्य को निष्ठापूर्वक करने में समर्थ होते हैं। भावनात्मक या इमोशनल, वयस्क विद्यार्थी भावनात्मक रूप से सही निर्णय तथा किसी कार्य को करने के प्रति समर्थ होता है। वह भावनात्मक रूप से निर्णय न लेकर उचित तर्क के माध्यम से विचारों व तथ्यों को रखता है। शिक्षण प्रक्रिया इनके भावनात्मक प्रवृत्ति के विकास को और मजबूती प्रदान करने में सहायक होती है। संज्ञानात्मक, वयस्क विद्यार्थी में मस्तिष्क का विकास लगभग पूर्ण हो गया होता है। वह कल्पना, मनोवैज्ञानिक, तथ्यहीन तर्कों के समाधान एवं उचित निर्णय लेने में सक्षम होता है। इस प्रकार वयस्क अध्येता का शिक्षार्थी शिक्षण में भी संज्ञानात्मक निर्णय लेकर उचित निष्कर्ष प्रदान करता है। अतः वह धार्मिक, नैतिक, सामाजिक आदि शिक्षाओं व संबंधी प्रवृत्तियों को परखने में उचित मनोवैज्ञानिक का प्रयोग करता है। किशोर और वयस्क विद्यार्थी में अंतर। किशोर और वयस्क विद्यार्थी में विभिन्न आधार पर अंतर पाया जाता है, जो निम्नलिखित है। अधिगम के आधार पर यह शिक्षक पर निर्भर होता है। किशोर विद्यार्थी और वयस्क विद्यार्थी यह स्वयं सीखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनके अनुभव के आधार पर किशोर विद्यार्थी कम अनुभवी होते हैं, इनके लिए प्रशिक्षक अनुभव महत्वपूर्ण होता है। जबकि वयस्क विद्यार्थी, इनके पास जीवन का कुछ अनुभव होता है, यह अपनी अनुभव से दूसरे के लिए पहचान बनते हैं। अधिगम की प्रेरणा, किशोर विद्यार्थी यह बाहरी पुस्तक, परामर्श, दंड एवं पुरस्कार से अधिगम हेतु अभिप्रेरित होते हैं। जबकि वयस्क विद्यार्थी यह आत्मज्ञान एवं आंतरिक प्रोत्साहन तथा आत्मबोध से प्रेरित होते हैं। आवश्यकता निदान, किशोर विद्यार्थी यह शिक्षण प्रणाली, शिक्षक के परामर्श एवं ज्ञान से आवश्यकता को सीमित कर निदान कर सकते हैं। जबकि वयस्क विद्यार्थी यह दूसरे शिक्षार्थी एवं मूल्यांकन जैसे सहायक पहलुओं को अपनाकर अपनी आवश्यकताओं का निदान करते हैं। निर्भरता, किशोर विद्यार्थी यह दिशा निर्देश हेतु वयस्कों पर निर्भर होते हैं और वयस्क विद्यार्थी यह आत्म केंद्रित होते हैं और अपनी आवश्यकता को पूर्ण करते हैं। परखता, किशोर विद्यार्थी यह भविष्योन्मुखी होते हैं तथा विषय केंद्रित होते हैं। जबकि वयस्क विद्यार्थी यह परिणामोन्मुखी होते हैं तथा समस्या केंद्रित प्रवृत्ति वाले होते हैं। ज्ञान अर्जन, किशोर विद्यार्थी यह सहजता से ज्ञान अर्जन करते हैं, अर्थात इनकी ज्ञान अर्जन क्षमता लचीली होता है। और जबकि वयस्क विद्यार्थी में यह सहजता से ज्ञान अर्जन नहीं करते, बल्कि यह संदेहवादी होते हैं। किशोर विद्यार्थी शिक्षणार्थी, अधिगम का उद्देश्य, इनका उद्देश्य शिक्षण प्रणाली के माध्यम से निर्धारित होता है। और जबकि वयस्क विद्यार्थी में इनका उद्देश्य लचीला होता है, जिनका निर्धारण यह आपसी विचार विमर्श से करते हैं। अधिगम गति, किशोर विद्यार्थी, इनके सीखने का समय तथा गति सामान्यतः शिक्षक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वयस्क विद्यार्थी, इनके सीखने का समय शिक्षक तथा इसके मध्य की आपसी बातचीत से निर्धारित एवं नियंत्रित होता है। मूल्यांकन, किशोर विद्यार्थी, किशोर शिक्षार्थी, इसके अधिगम का मूल्यांकन शिक्षक द्वारा ग्रेड प्रदान कर किया जाता है। वयस्क विद्यार्थी शिक्षार्थी, इसके अधिगम का मूल्यांकन अन्य शिक्षार्थियों के एकत्र सबूतों एवं विशेषज्ञों के मानदंडों के आधार पर होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अर्थ एवं स्वरूप, इंडिविजुअल डिफरेंस, मीनिंग एंड नेचर, प्रकृति का नियम है कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में कई असमानताओं और समानताओं के बावजूद अन्य प्रकार की असमानताएं दिखाई पड़ती हैं। जुड़वा बच्चे शारीरिक बनावट में तो एक समान दिखाई देते हैं किंतु उनके स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक, मानसिक क्षमता आदि में अंतर होता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में इस प्रकार की विभिन्नताएं को ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। वर्तमान युग में व्यक्तिगत भिन्नताओं का बहुत महत्व है। इस प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक गाल्टन ने किया था। व्यक्तिगत भिन्नता विविधता से परिपूर्ण होती है। न तो एक रंग रूप के लोगों की कोई एक समान संख्या होती है और न ही लंबाई, चौड़ाई, विचार एवं अभिव्यक्ति में ही कोई समानता। जितने लोग उतने प्रकार, अर्थात गाल्टन की व्यवस्था के सार में व्यक्तिगत भिन्नता का सर्वांगीण रूप उभर कर आता है। प्रत्येक शिक्षणार्थी
स्वयं में विशिष्ट होता है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों एवं प्रतिभाओं में एक समान नहीं हो सकता। व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक द्वारा कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जो इस प्रकार हैं। स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। टायलर के अनुसार शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत भिन्नताओं को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया है जो निम्न प्रकार हैं। पहला है भाषा के आधार पर। अन्य कौशलों की तरह ही भाषा भी एक प्रकार का कौशल है। प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाएं पाई जाती हैं। दूसरा, लिंग के आधार पर। सामान्यतः स्त्रियों की शारीरिक संरचना पुरुषों से अलग होती है। तीसरा है बुद्धि के आधार पर। परीक्षणों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि सभी व्यक्तियों की बुद्धि एक समान नहीं होती। चौथा है परिवार एवं समुदाय के आधार पर। मानव के व्यक्तित्व के विकास पर उसके परिवार एवं समुदाय का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है, इसलिए समुदाय के प्रभाव को व्यक्तिगत भिन्नताओं में भी देखा जा सकता है। पांचवा है जाति के आधार पर संबंधित। समाज में जाति एवं नस्ल संबंधित विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन्हें दूर करने के लिए व्यक्ति को पूर्वाग्रहों, रूढ़ियों, पूर्वधारणाओं तथा नकारात्मक मनोवृत्तियों से हटकर सोचना चाहिए। छठवां है संवेग के आधार पर। संवेगात्मक विकास बालकों में विभिन्नता लिए हुए होता है। कुछ बालक शांत स्वभाव के होते हैं जबकि कुछ बालक चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। सातवां है धार्मिक आधार पर। संसार का प्रत्येक धर्म सहिष्णुता, प्रेम, बंधुत्व, भाईचारा तथा मानवता का पाठ सिखाता है, लेकिन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों में धार्मिक आधार पर व्यक्तिगत भिन्नताएं उनके आचरण एवं व्यवहार में अलग अलग होती हैं। आठवां है शारीरिक विकास के आधार पर। शारीरिक दृष्टि से व्यक्तियों में अनेक प्रकार की भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। शारीरिक भिन्नता रंग, रूप, आकार, भार, कद, शारीरिक गठन, लिंग भेद, शारीरिक परिपक्वता आदि के कारण होती है। नौवां है अभिवृत्ति के आधार पर। बालकों की अभिवृत्ति के निर्धारण में पारिवारिक वातावरण का अधिक योगदान होता है। 10वां है व्यक्ति के आधार पर या व्यक्तित्व के आधार पर। प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्ति भिन्नता देखने को मिलती है। कुछ बालक अंतर्मुखी होते हैं और कुछ बहिर्मुखी। 11 गत्यात्मक कौशलों के आधार पर। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को अधिक कुशलता से कर पाते हैं जबकि कुछ लोगों में कुशलता का अभाव होता है। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत भिन्नताओं के निम्नलिखित कारण बताए हैं। पहला है वंशानुक्रम। व्यक्तिगत भिन्नताओं का एक महत्वपूर्ण कारण वंशानुक्रम को माना जाता है। दूसरा है वातावरण या परिवेश। वातावरण के कारकों के द्वारा भी बालकों में अंतर पाया जाता है। कहा जाता है कि जिस प्रकार का पारिवारिक या सामाजिक वातावरण होगा, बालकों के व्यक्तित्व का विकास भी वैसा ही होगा। तीसरा है आयु एवं वृद्धि। बालक की आयु एवं वृद्धि होने के साथ साथ उसका शारीरिक, मानसिक तथा संवेदनात्मक विकास भी होता रहता है। इसी विकास के कारण उनमें व्यक्तिगत भिन्नता आती रहती है। चौथा है परिपक्वता। परिपक्वता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी कार्य को करने में स्वयं को सक्षम पाता है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार एक बालक तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह सीखने के लिए तैयार न हो अथवा परिपक्व न हो। लैंगिक विभिन्नता के कारण भी व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। छठवां है शिक्षा। शिक्षित एवं अशिक्षित व्यक्तियों के व्यवहार में असमानताएं देखने मिलती हैं। जहां शिक्षित व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक, संवेदनात्मक, बौद्धिक एवं नैतिकता आदि गुणों के द्वारा नियंत्रित होता है, वहीं अशिक्षित व्यक्तियों के व्यवहार में प्रायः इन गुणों का अभाव भी देखा जा सकता है। सातवां है समाज। व्यक्तित्व का विकास समाज के सहयोग से ही होता है।
प्रत्येक समाज में अपने नियम, मान्यताएं एवं नैतिक मूल्य आदि होते हैं। विभिन्न समाजों की इन्हीं गुणों एवं मान्यताओं के आधार पर लोगों में व्यक्तित्व विभिन्नता की भी प्रायः देखने को मिलती है। व्यक्ति विभिन्नता जानने के माध्यम। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विभिन्नता का अध्ययन करने के लिए अनेक मानकों परीक्षण का विकास किया है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण परीक्षणों का प्रतिपादन इस प्रकार किया जा रहा है। पहला, बुद्धि परीक्षण। दूसरा, उपलब्धि परीक्षण। तीसरा, संवेग परीक्षण। चौथा, अभिव्यक्ति परीक्षण। पांचवा, अभिरुचि परीक्षण। और छठवां है व्यक्तित्व परीक्षण। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिक अभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस इन एजुकेशनल फील्ड। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तित्व भिन्नताएं महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, जो निम्न है। शिक्षा का स्वरूप। मनोवैज्ञानिक इस बात पर बल देते हैं कि बालकों की रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं आदि में अंतर होता है, अतः सभी बालकों के लिए समान शिक्षा का आयोजन सर्वथा अनुचित है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंद बुद्धि, पिछड़े हुए बालक तथा शारीरिक दोष वाले बालकों के लिए अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग प्रकार की शिक्षण तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, जो निम्न है। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधकों के कक्षा के वर्गीकरण में सहायता प्रदान करता है। कक्षा का आकार तय करने में व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान विशेष सहायक होता है। यदि कक्षा के अधिकतर बालक अधिगम में कमज़ोर हों तो कक्षा का आकार सीमित होना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत व्यक्तिगत शिक्षण पर बल डालता है। इसके अनुसार बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। पाठ्यक्रम का निर्धारण। पाठ्यक्रम के निर्धारण एवं विकास में भी व्यक्तिगत भिन्नता की प्रमुख भूमिका होती है। बालकों की आयु, कक्षा आदि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है एवं उन्हें अलग प्रकार से लागू भी किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, बच्चों की पुस्तकें अधिक चित्रमय एवं रंगीन होती हैं, जबकि जैसे जैसे कक्षा एवं आयु में वृद्धि होती है, उनकी पुस्तकों के स्वरूप में भी अंतर दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार प्राथमिक कक्षा में बच्चों को खेल कूद के द्वारा शिक्षा देने पर बल दिया जाता है। पाठ्यक्रम, सिलेबस। पाठ्यक्रम एक व्यापक शब्द है जो शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। बच्चों के सभी अनुभव जो विद्यालय के वातावरण में, घर के वातावरण में, समुदाय के साथ अथवा फिर अन्य माध्यमों से प्राप्त अनुभव आदि सभी का संपूर्ण समावेश पाठ्यक्रम कहलाता है। पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं, जो लैटिन भाषा से लिया गया है। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो पूरी शिक्षा प्रदान करने का जो नियम बनाया गया है उसे पाठ्यक्रम कहते हैं। पाठ्यचर्चा, करिकुलम। किसी भी विद्यालय या विश्वविद्यालय में नियम के साथ प्रदान की जाने वाली शिक्षा और उसकी सामग्री को पाठ्यचर्चा कहते हैं। ये निर्देशों के अनुसार ही काम करती है। ये सामान्य सिलेबस पर आधारित होती है, जो यह बताता है कि किसी भी विशिष्ट ग्रेड या मानकों को प्राप्त करने हेतु कौन से विषय और उनकी कितनी जानकारी होना अनिवार्य है। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्चा में अंतर। पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को यह बताया जाता है कि उन्हें किस आयु में कितने अनुशासन के साथ शिक्षा लेनी है, और पाठ्यचर्चा में विद्यार्थियों को यह बताया जाता है कि उन्हें किस विषय के बारे में जानकारी किस कक्षा में प्राप्त होगी। पाठ्यक्रम का चयन विद्यार्थी की वर्तमान आयु, उसकी अभिरुचि का स्तर और उसके वर्तमान एवं भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। पाठ्यचर्चा का चयन विद्यार्थी की आयु और उसकी कक्षा के अनुसार उसके सिलेबस को निर्धारित करके किया जाता है। पाठ्यक्रम में प्रयोग और शोध पर ध्यान दिया जाता है। पाठ्यचर्चा में विद्यार्थी को किताब द्वारा कैसे अच्छे से ज्ञान दिया जा सकता है, इस बात पर ध्यान जाता है। पाठ्यक्रम में शिक्षा केवल लिखित में नहीं दी जाती, बल्कि कुछ अनुशासन, उठने बैठने का ढंग, नैतिकता आदि भी सिखाई जाती है। पाठ्यचर्चा में केवल किताबों के ज्ञान और कई विषयों की जानकारी दी जाती है। पाठ्यक्रम की कोई सीमा नहीं है, पाठ्यचर्चा कुछ नियमों तक सीमित है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्व। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शिक्षण सूत्र एवं शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक आते हैं। शिक्षण को प्रभावित बनाने में शिक्षण विधियाँ एवं शिक्षण सामग्री भी उल्लेखनीय है। मन, मस्तिष्क, ज्ञान, आचरण, वातावरण आदि शिक्षण के प्रमुख कारण हैं।
जो शिक्षक के कार्यों को प्रभावित करते हैं। शिक्षण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में शिक्षक एवं विद्यार्थी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं के अधीन समझा जा सकता है। पहला है शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल। कुछ शिक्षण कौशल व्यक्ति में जन्मजात होते हैं, किंतु अन्य शिक्षण कौशल शिक्षक को ज्ञान द्वारा अर्जित करने होते हैं। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कौशल संग्रह होना आवश्यक है। प्रमुख शिक्षण कौशल है प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, व्याख्या देना, निदान करना एवं कौशल विश्लेषण करना। दूसरा है शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता बहुत महत्वपूर्ण होती है। योग्य शिक्षक द्वारा ही शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी बन पाती है। इसके लिए शिक्षकों को जेबीटी, बीएड, सीटेट तथा नेट जैसी पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, जो शिक्षकों की योग्यता को निर्धारित करते हैं। विषय वस्तु की विशेषताएं, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलाइजेशन। जब किसी विषय या विशेषज्ञ उस विषय को पढ़ता है, तब वह शिक्षार्थियों को उस विषय की सही एवं अच्छी जानकारी दे पाता है। परंतु जब वह किसी ऐसे विषय का शिक्षण करता है जिसमें उसने विशेषज्ञता प्राप्त नहीं की है, तो वह अपने शिक्षण में शिक्षार्थियों को प्रभावी नहीं बना पाता और अध्यापन कार्य अप्रभावशील रहता है। शिक्षक का अनुभव एवं प्रबंधन। एक शिक्षक सदैव अभ्यर्थी भी होता है। वह अपने ज्ञान एवं अनुभवों से शिक्षार्थियों के प्रश्नों के उत्तर एवं जिज्ञासा को शांत कर पाता है या उसे संतुष्ट कर पाता है। शिक्षक एक शैक्षणिक संस्थान में समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन बिटवीन टीचर एंड टीचिंग इंस्टीट्यूट। एक शिक्षक अपने अच्छे शिक्षण हेतु स्वतंत्रता का वातावरण चाहता है, इसलिए कक्षा का संचालन अपनी सोच के अनुरूप करता है। दूसरी ओर शिक्षण संस्थान शिक्षण पद्धतियों में मानकीकरण सुनिश्चित करने हेतु प्रयासरत होते हैं। ऐसे में शिक्षक और प्रशासन में अच्छा समन्वय होना चाहिए, जिससे शिक्षण के समस्त उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके एवं शिक्षण प्रणाली प्रभावी बनाया जा सके। कार्य या विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ द वर्क। शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों ही एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। इसमें शिक्षक की भूमिका प्रभाव डालने वाली तथा शिक्षार्थी की प्रवाह ग्रहण करने वाली होती है। ऐसे में शिक्षक को मूल्यात्मक ज्ञान के कार्य का विश्लेषण करने की योग्यता होनी चाहिए। यह एक प्रकार की शैक्षणिक विशेषता है जो शिक्षक कार्य को प्रभावित करती है। कार्य के विश्लेषण हेतु पाठ्यक्रम का विश्लेषण, शिक्षण के दौरान किए जाने वाले कार्य, प्रकाशन, अनुशासन, पर्यवेक्षण एवं अन्य कार्यों का विश्लेषण किया जाता है। आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्थिक कारक ज़्यादा प्रभावशील होता है। यह कारक शिक्षण के प्रत्येक चरण को प्रभावित करता है, क्योंकि शिक्षक का ध्यानभंग आर्थिक समस्याओं का परिणाम होता है। अतः आर्थिक समस्याओं के निदान पर ध्यान दिया जाना चाहिए। विदित हो कि यह शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों पर लागू होता है। कक्ष वातावरण, क्लासरूम एनवायरनमेंट। शिक्षण कार्यों के दौरान शांतिप्रिय वातावरण का रहना नितांत आवश्यक होता है। बिना शांतिप्रियता के शिक्षण कार्यों में न केवल बाधा पहुंचती है, बल्कि शिक्षार्थी भी अधिगम करने में समस्या महसूस करते हैं। सामाजिक कारक, सामाजिक प्रथाएं एवं रूढ़ियाँ भी शिक्षक कार्य को प्रभावित करती हैं। जैसे अमुक दिवस को शिक्षण कार्य नहीं किया जाना चाहिए या अमुक समय में शिक्षण कार्य अशुभ होता है आदि। अतः सामाजिक रूढ़ियों एवं प्रथाओं से ऊपर उठकर शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए। चूँकि शिक्षण का कोई निर्धारित पैमाना नहीं होता है, अतः अनुकूलतम का अनुसरण करते हुए शिक्षण का कार्य किया जाना चाहिए। माता पिता एवं समाज की अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट्स एंड सोसाइटी। शिक्षण के कार्य को अपेक्षाओं से सबसे अधिक खतरा होता है। न तो शिक्षक सही तरह से शिक्षण का कार्य करा पाता है और न ही शिक्षार्थी अधिगम में सक्षम होता है, क्योंकि अपेक्षाएं हमेशा शीर्ष की मांग करती हैं, जिससे कृत्रिमता का बोध होता है, जबकि अधिगम एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। यह निरंतर और व्यवस्थित तरीके से चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण सहायक सामग्री।
शिक्षक द्वारा पाठ्य वस्तु के अध्यापन के दौरान जिन वस्तुओं अथवा सेवाओं को प्रयोग में लाया जाता है उन्हें शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत रोचक पूर्ण पाठ्य सामग्री शिक्षण का आदर्श रूप होता है, जिसमें इन सामग्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उत्तम शिक्षण सामग्री का प्रयोग शिक्षार्थियों में विद्या अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है और उनमें शिक्षा ग्राह्यता के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास करता है। इन युक्तियों का प्रयोग छात्रों में उत्साह जागृति के साथ साथ संचित ज्ञान को लंबे समय तक स्मृति पटल पर रखने में भी सहायता देता है। इससे शिक्षक में भी अध्यापन के प्रति उत्साह का संचार होता है। परिणाम स्वरूप कक्षा में सदैव सकारात्मक वातावरण बने रहने की संभावना प्रबल रहती है। कार्टन एक गुट के अनुसार कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीपित किया जा सके ये अथवा श्रवणेंद्रिय संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके वह शिक्षण सामग्री कहलाती है। शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य। शिक्षण में सहायक सामग्रियों का मुख्य उद्देश्य छात्रों में रोचक तरीकों से माध्यम से शिक्षण प्रदान करना है। यह सामग्री शिक्षण के दौरान पाठ्य वस्तु को समझने में सहायक होती है तथा लिखित मौखिक रूप में पाठ्य सामग्री को समझाने में भी इसका महत्व है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। शिक्षण सहायक सामग्री को परंपरागत रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो है पहला श्रव्य साधन, दूसरा दृश्य साधन, तीसरा श्रव्य दृश्य साधन। पहला श्रव्य साधन ऑडियो एड्स। इस श्रेणी में ऐसी सहायक सामग्री को रखा जाता है जिनके द्वारा सुनकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जैसे फोनोग्राफ, रिकॉर्ड रेडियो प्रसारण तथा मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग आदि। श्रव्य साधन के प्रकार। पहला है रेडियो। रेडियो शिक्षा प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। हालांकि वर्तमान समय में नवीन उपकरणों के अधिक उपयोग से इसमें कमी अवश्य देखी गई है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी प्रभावशाली। भारत में वर्ष 1936 में सर्वप्रथम आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन का प्रसारण हुआ। वर्ष 1957 में विविध भारती की शुरुआत हुई थी। दूसरा टेप रिकॉर्डर। इसके माध्यम से विषय वस्तु को विद्यार्थी की आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत किया जा सकता है। यह निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों ही शिक्षण विधियों में प्रयुक्त किया जाता है। ग्रामोफोन। तीसरा, ग्रामोफोन रेडियो की तरह ही शिक्षण का प्राचीन माध्यम है। इसके द्वारा छात्रों को उच्चारण के शुद्धिकरण में सहायता मिलती है। चौथा है डिजिटल ऑडियो प्लेयर। डिजिटल ऑडियो प्लेयर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो उच्च रिजोल्यूशन मीडिया फाइलों को संग्रहित करने और चलाने में सक्षम है। डिजिटल ऑडियो प्लेयर को सामान्यतः MP3 प्लेयर के रूप में भी संग्रहित किया जाता है। कुछ ऑडियो प्लेयर को पोर्टेबल मीडिया प्लेयर भी कहा जाता है। एप्पल का लोकप्रिय आईपॉड प्लेयर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। डिजिटल ऑडियो प्लेयर शिक्षा अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका उपयोग छात्र किसी विषय विशेष के संदर्भ में एक ही विषय वस्तु को बार बार सुनने और अपनी समझ को विकसित करने में कर सकता है। दूसरा है दृश्य साधन, विजुअल एड्स। इसमें ऐसे सामग्रियों का उल्लेख किया जाता है जिनको देखकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए प्रोजेक्ट फिल्म, स्ट्रिप, परिचित्र, मानचित्र, श्यामपट्ट, चाकबोर्ड, फोटोग्राफ इत्यादि। दृश्य साधन के प्रकार। रेखाचित्र अथवा चार्ट। किसी वस्तु के प्रतिमान की अनुपलब्धता में रेखाचित्र, ग्राफ इत्यादि शिक्षण के लिए उपयोगी सामग्री के रूप में उपयोग किए जाते हैं। रेखाचित्र के माध्यम से छात्रों के समक्ष विषय वस्तु को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। रेखाचित्र के माध्यम से शिक्षार्थियों में समय ज्ञान का विकास, अमूर्त तथ्य व विचार बिंदुओं को दृश्य रूप में प्रकटीकरण, सारांश प्रस्तुतिकरण, कालानुक्रमिक विधि से प्रस्तुति, चित्रात्मक संकेत इत्यादि का विकास होता है। दूसरा है मानचित्र एवं ग्लोब। मानचित्र व ग्लोब का उपयोग स्थान की भौतिक स्थिति, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी, क्षेत्रफल इत्यादि ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मानचित्र विश्व की जलवायु, मौसम व पर्यावरण आदि विषयों को विद्यार्थियों को समझने में सहायक होता है। मानचित्र दो आयामी होता है और इसकी सतह सपाट होती है। इसका त्रि-आयामी लघु रूपांतरित रूप ग्लोब है। तीसरा है मॉडल्स। प्रतिमान वास्तविक वस्तुओं के प्रतिरूप होते हैं। विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए इसका प्रयोग तब किया जाता है
जब प्रत्यक्ष वस्तुओं का उपयोग असंभव हो जाता है। इसके उपयुक्त उदाहरण हैं जानवरों के आंतरिक अंगों, पौधे, पशु इत्यादि का मॉडल रूप में उपयोग किया जाना। चौथा है स्लाइड्स। शिक्षण में स्लाइड्स का उपयोग सूक्ष्मतर पदार्थों के अध्ययन के लिए किया जाता है। इसे सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जाता है। स्लाइड को प्रदर्शित करने के लिए प्रोजेक्टर का उपयोग आवश्यक हो जाता है। पांचवा है ग्राफ। ग्राफ के माध्यम से सांख्यिकी एवं उसके परिणात्मक संबंधों को दृश्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह आंकड़ों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण है। इसमें सरल रेखा ग्राफ, वृत्त या पाई चार्ट व बार ग्राफ जैसी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। छठवां है फ्लैश कार्ड्स। इसका उपयोग मुख्यतः छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। इसमें कार्ड के द्वारा शब्द, चित्र, मात्राएं आदि को जोड़ने का कार्य किया जाता है। यह पाठ्य वस्तु को रोचक तरीके से रखने की एक शिक्षण सामग्री है। सातवां है पत्र पत्रिकाएं। पत्र पत्रिकाएं शिक्षण सामग्री की दृश्य सामग्री हैं। इसके द्वारा पाठ्यक्रम के विषयों को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कर शिक्षार्थी को बोधगम्य क्षमता के विकास पर बल दिया जाता है। आठवां है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता की किसी विषय विशेष की प्रस्तुति का समर्थन करने के लिए स्लाइड बनाने और दिखाने की अनुमति प्रदान करता है। यह उपयोगकर्ता को प्रस्तुति प्रेजेंटेशन को उपयोगी बनाने हेतु पाठ्य सामग्री, ग्राफिक्स, विषय सूची और मल्टीमीडिया सामग्री को जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। इसके माध्यम से कोई व्यक्ति आसानी से एक स्लाइड विशेष को दिखाकर विशेष सामग्री की व्याख्या कर सकता है। शिक्षण में इसके उपयोग द्वारा कोई शिक्षक छात्रों को एक साथ विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं को समझा सकता है। इससे छात्रों में सीखने, समझने की क्षमता विकसित होती है। नौवां है 3D मॉडल। 3D मॉडल को त्रिआयामी रूप भी कहा जाता है। यह एक गणितीय प्रतिनिधित्व के विकास की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत वास्तविक वस्तु उपस्थित या उपलब्ध नहीं होती है। यह मॉडल किसी वस्तु को वास्तविक रूप में 3 आयाम, ऊंचाई, चौड़ाई एवं गहराई में प्रदर्शित करता है, जो कि किसी विषय वस्तु को समझने के लिए सरल और आसान बना देता है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग अधिकांश गणित विषय में त्रिविमीय आकृति व ग्राफिक्स को समझने एवं समझाने में किया जा सकता है। यह तकनीक दीर्घावधि समय तक चलने वाली और अधिक खर्चीली होती है। तीसरा है श्रव्य दृश्य साधन। शिक्षण क्रिया में प्रयुक्त समस्त साधन अथवा उपकरण जिनकी सहायता से शिक्षार्थी की देखने और सुनने वाली इंद्रियों की सक्रिय बनाकर उनसे ज्ञानार्जन कराया जाता है, श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाते हैं। उदाहरण टेलीविज़न, चलचित्र, स्लाइड, कंप्यूटर, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आदि। इस शिक्षण सामग्री के अंतर्गत वे शिक्षण साधन आते हैं जिनके द्वारा छात्र देखकर या सुनकर दोनों प्रकार से ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसमें अधिगमकर्ता अधिगम के लिए दृश्य एवं श्रवणेंद्रियों दोनों का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए टेलीविज़न, चलचित्र, स्लाइड, कंप्यूटर, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इत्यादि। श्रव्य दृश्य साधन के प्रकार। टेलीविज़न 20वीं शताब्दी के सर्वाधिक लोकप्रिय और उपयोगी साधनों में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा कम से कम समय में जटिल पाठ्य सामग्री को देश के सभी हिस्सों में पहुंचाया जाता है। यह विषय के शैक्षणिक गतिविधियों और अन्य अभिनव प्रयोगों में आम जनता को साक्षात्कार करता है। समाचार संबंधी फिल्म प्रसारण छात्रों को देश दुनिया की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य पहलुओं से अवगत कराने का काम करता है। कंप्यूटर आधुनिक समय में कंप्यूटर का श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके माध्यम से शिक्षा सहित मनोरंजन व अन्य पहलुओं को नवीन रूप दिया गया है। कंप्यूटर को विद्युत मस्तिष्क भी कहा जाता है। मल्टीमीडिया एक साथ कई साधनों का संयोजन है। इसमें मीडिया, ऑडियो, वीडियो, फिल्म इत्यादि सभी साधन सम्मिलित किए जाते हैं। ब्लैक बोर्ड अन्य शिक्षण संबंधी उपकरणों के अभाव में वार्तालाप और ब्लैक बोर्ड का अध्यापन कार्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके माध्यम से शब्दों के प्रतीकों द्वारा शिक्षण विद्यार्थियों में बोधगम्य क्षमता का विकास करता है। परंपरागत शिक्षण प्रणालियों में ब्लैक बोर्ड सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों में पाठ की बोधगम्यता, उसकी धारण योग्यता
उसके स्पष्टीकरण, लिखावट में सुधार इत्यादि के लिए ब्लैक बोर्ड का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। पाठ्य विवरण में, सारांश एवं गृह कार्य में, मूल्यांकन कार्य में, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत कार्य में, कठिन अंशों को सरल बनाने में इत्यादि। 5वां है डिस्प्ले बोर्ड। प्रदर्शन बोर्ड भी श्रव्य दृश्य सामग्री का ही एक प्रमुख अंग है। इसमें श्याम पट सहित सफ़ेद बोर्ड, चुंबकीय बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, पेज बोर्ड इत्यादि शामिल होते हैं। 6वां है चलचित्र अथवा सिनेमा। वर्तमान समय में चलचित्र अथवा सिनेमा को शिक्षण का सर्वसुलभ और सस्ता माध्यम माना जाता है। इसके द्वारा कई जटिल समस्याओं एवं अनुसंधानात्मक विषयों को छात्रों के समक्ष सरल व रोचकपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। 7वां है संवाद सामग्री। संवाद सामग्री आधुनिक समय की नवीन तकनीक की देन है। यह दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में शिक्षार्थियों से परस्पर संवाद करती है, जिनमें इंटरैक्टिव वीडियो, इंटरनेट तथा वीडियो कॉलिंग प्रचलित माध्यम है। और 8वां है विजुअल पेन टैब। यह एक डिजिटल ग्राफिक्स टेबल है, जैसे डिजिटाइजर, ग्राफिक पैड, पेन टैबलेट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जो एक उपयोगकर्ता को ग्राफिक्स, चित्र व एनिमेशन आदि को हाथ से बनाने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए जिस तरह कोई व्यक्ति कलम, पेंसिल और कागज़ के साथ चित्र आदि बनाता है, ठीक उसी तरह पेन टैब के माध्यम से किसी भी तरह के ग्राफिक्स को बनाया जा सकता है। इसका उपयोग शिक्षण, प्रशिक्षण आदि में समझने व समझाने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से एक शिक्षार्थी को किसी तथ्य को प्रभावी तरीके से पढ़ाया जा सकता है। 9वां है मैग्नेटिक बोर्ड। यह विशेष रूप से पेंट की हुई सतहों तथा फ्रेगमेंटिक सामग्री की चादरें होती हैं, जिस पर उपयुक्त मार्कर या पेन का उपयोग कर कुछ लिखा या रेखा खींचा जा सकती है। मैग्नेटिक बोर्ड के 2 रूप होते हैं। पहला मैग्नेटिक चाक बोर्ड और दूसरा मैग्नेटिक मार्कर बोर्ड। इन दोनों बोर्ड का डिस्प्ले गतिशील होता है, जिस पर लिखा या ग्राफिक्स बनाया जा सकता है। शिक्षण के क्षेत्र में यह बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसके माध्यम से कोई शिक्षक किसी तथ्य को बोर्ड पर लिख सकता है, उसे डिस्प्ले से हटाकर आवश्यकता अनुसार उसे फिर वापस ला सकता है। इससे शिक्षक को छात्र को समझाने में आसानी होती है। छात्रों को भी इससे सीखना रुचिकर लगता है। श्रव्य दृश्य साधन के लाभ। इस साधन से छात्रों को शिक्षण अधिक स्पष्ट रूप से समझ में आता है। इस साधन में छात्रों का ध्यान केंद्रित होता है, क्योंकि वे इस प्रक्रिया में कान से सुनते हुए विषय वस्तु को देख भी सकते हैं। श्रव्य दृश्य उपकरण छात्रों को और अधिक तेज़ी से सीखने में सहायता करते हैं। इसके प्रयोग से प्रशिक्षक का समय भी बचता है। श्रव्य दृश्य प्रभाव कहे गए शब्दों की तुलना में अधिक प्रभावकारी होते हैं। श्रव्य दृश्य साधन की सीमाएं। यदि श्रव्य दृश्य साधन के प्रयोग में एकरूपता न रहे तो यह स्पष्टीकरण को बाधा पहुंचाती है। इससे छात्रों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस साधनों पर अत्यधिक निर्भरता शिक्षण के दूरगामी हित में नहीं है, क्योंकि यह शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों में ही विचारशील और चिंतन से संकोच और अनिच्छा का दृष्टिकोण विकसित कर सकता है। शिक्षक को केवल बड़े विचारों तक सीमित नहीं किया जा सकता है। एडगर डेल के अनुसार दृश्य श्रव्य सामग्री, विजुअल ऑडियो मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू एडगर डेल। एडगर डेल अमेरिका के निवासी थे। उन्होंने वर्ष 1860 में सीखने के लिए विभिन्न मूर्त एवं अमूर्त सामग्री को आधार मानते हुए एक शंकु मॉडल प्रस्तुत किया। इस शंकु मॉडल में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष अनुभव को शाब्दिक प्रतीक में क्रमशः नीचे से ऊपर की तरफ शंकु को दर्शाया गया था, जबकि मूर्त प्रकृति के संबंध में इसके विपरीत है। इस शंकु में सबसे ऊपर दृश्य प्रतीक है, उसके नीचे रेडियो रिकॉर्डिंग, उसके नीचे गतिशील त्वरित दूर एवं दूरदर्शन, उसके नीचे प्रदर्शन सामग्री, उसके नीचे पर्यटन यात्राएं, उसके नीचे प्रदर्शन का भाव, नाटक की भावभंगिमा, उसके नीचे अन्य व्यक्तियों के अनुभव, उसके नीचे प्रत्यक्ष एवं परोक्ष अनुभव। इसके बाईं ओर दृश्य श्रव्य सामग्री की अमूर्त प्रकृति और शाब्दिक प्रतीक अमूर्त प्रकृति को दर्शाया गया है। शिक्षण को प्रभावी बनाने में सहायक तत्व। शिक्षण को प्रभावी बनाने में सहायक तत्व के अंतर्गत संस्थागत सुविधाएं एवं शैक्षिक वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
जिनका वर्णन निम्नलिखित है। संस्थागत सुविधाएं। संस्थाएं शिक्षार्थी के योग्य पाठ्यक्रमों को रुचिकर बनाकर शिक्षण में प्रभावी बनाती हैं। संस्थाएं शिक्षक एवं शिक्षार्थी के संबंध हेतु प्रबंध एवं कुशल तकनीकी को बढ़ावा देकर शिक्षण को सफल बनाती हैं। संस्थाएं सामाजिक परिवेश में अवगत होकर मनोवैज्ञानिक एवं गुणवत्तापूर्ण प्रभावी तथ्यों को जांच कर उन्हें बढ़ावा देती हैं। संस्थाएं कुशल क्षमता के विकास हेतु शिक्षण प्रशिक्षण जांच जैसी महत्वपूर्ण पहल करती हैं। संस्थाओं में आधुनिक व बदलते समय के अनुसार कुशल प्रशिक्षित शिक्षक, प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण, सहायक सामग्री को बढ़ावा देता है। वर्तमान में मुक्त विद्यालय जैसी संस्थाओं ने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को आयोजित कर शिक्षार्थियों को बड़े स्तर पर लाभान्वित किया है। वर्तमान में सरकार एवं संस्थाएं ऑनलाइन शिक्षण सामग्री को भी बढ़ावा दे रही हैं, जिससे देश के दूर किसी गांव में रहने वाला शिक्षार्थी भी लाभान्वित हो रहा है। संस्थाएं शिक्षार्थी की मानसिक, सामाजिक कौशल आदि विकास के लिए जिम्मेदार होती हैं, जो इसके लिए समय समय पर जांच व उचित प्रबंधन कर उसका उचित परिणाम देती हैं। संस्थाएं शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए अनुकूल वातावरण पैदा कर शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य समन्वय स्थापित कर सफल शिक्षण का संचालन करती है। संस्थाएं शिक्षार्थियों के मानसिक व बौद्धिक विकास हेतु मनोवैज्ञानिक अध्ययन करती है। इस प्रकार संस्थाएं शिक्षक, शिक्षार्थी, अध्ययन सामग्री, अनुकूल वातावरण, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के सारे उचित एवं समायोजित प्रबंधन कर शिक्षण को मजबूत बनाने का कार्य करती है। शैक्षिक वातावरण, लर्निंग एनवायरनमेंट। शैक्षिक वातावरण से तात्पर्य उन सभी व्यवस्थाओं और स्थितियों से है जो शैक्षिक कार्यों को लागू करते समय प्रभावी रहती हैं। विद्यालय की स्थापना करते समय इस बात का ध्यान दिया जाता है कि वह उस क्षेत्र की आबादी से कितनी दूर है और उसके आसपास प्राकृतिक तथा सामाजिक स्थिति कैसी है। अर्थात विद्यालय किसी कारखाने के पास तो नहीं है, किसी मंदिर या मस्जिद अथवा विवादास्पद स्थान से तो संबंधित स्थान नहीं है, ऐसा एकांत स्थान तो नहीं है जहाँ सामान्यतः छात्रों को पहुँचने में परेशानी हो, आदि कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो शैक्षिक वातावरण में संबंधित है। शैक्षिक वातावरण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। शैक्षिक वातावरण से नेतृत्व संरचना शिक्षक शैक्षिक प्रशासन का एक विकासोन्मुखी कारक है। नेतृत्व संरचना समाज की प्रकृति और आवश्यकता के आधार पर होनी चाहिए। शैक्षिक वातावरण के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि शिक्षा के विकास में मानवीय विकास के पहलू को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, अर्थात मानवीय मूल्यों को गौण नहीं माना जाना चाहिए। शैक्षिक विकास में परिवार की मुख्य भूमिका रहती है। परिवार से ही बालक सबसे पहले किसी भाषा को बोलना, अपनी बात को एक विशेष तरीके से व्यक्त करना और दूसरे के विचारों को पहचानने और अपनी बात को सुस्पष्ट शब्दों में व्यक्त करने की कला सीखता है। अतः अच्छे शैक्षिक वातावरण के लिए आवश्यक है कि पारिवारिक वातावरण अच्छा होना चाहिए। शैक्षिक वातावरण पर जलवायु, समुद्र तल से ऊंचाई, स्थानीय व्यवसाय, प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्धि एवं संचार साधनों आदि का भी प्रभाव पड़ता है। यह बात सत्य है कि जैसा संगठन तथा संस्थाएं होती हैं, उन्हीं के उद्देश्यों एवं नीतियों के अनुसार शैक्षिक विकास प्रभावित होता है। शिक्षक संघ, श्रम संगठन, बार एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, राजनीतिक दल तथा औद्योगिक संस्थाओं का भी एक समुदाय पर प्रभाव पड़ता है। इसके कार्यक्रमों को हम विद्यालय में लागू करके एक अच्छे शिक्षक तथा छात्र की कल्पना कर सकते हैं। उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण की विधियाँ। शिक्षण के लिए विभिन्न विधियों की आवश्यकताएं होती हैं। कक्षा में विषय वस्तु को सरल एवं बोधगम्य बनाने तथा शिक्षार्थियों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने हेतु जिन विधियों का शिक्षकों द्वारा उपयोग होता है, उन्हें शिक्षण विधियाँ कहते हैं। शिक्षण विधि के दो प्रकार होते हैं: शिक्षक केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित। शिक्षक केंद्रित विधि, इस विधि में शिक्षक जटिल संप्रत्ययों की व्याख्या करते हैं तथा विद्यार्थी उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। इस विधि में अध्यापन के दौरान कक्षा का वातावरण पूर्णतः औपचारिक और कठोर होता है। परिणामतः विद्यार्थियों के कई प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं और उनकी सहभागिता केवल व्याख्यान सुनने तक सीमित रह जाती है। शिक्षक केंद्रित विधि को अनुदेशात्मक विधि कहा जाता है।
अनुदेशात्मक विधि व्याख्यान आधारित होती है। इसमें कुछ विद्यार्थी व्याख्यान को समझने में सक्षम होते हैं और प्रश्नोत्तर प्रक्रिया में सहभागिता के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। इसके अंतर्गत निम्न विधियाँ आती हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। व्याख्यान विधि यह एक प्रकार से मौखिक शिक्षा का रूप है, जिसका अर्थ होता है किसी पाठ्य पुस्तक को भाषण के रूप में पढ़ना। व्याख्यान विधि का आशय शिक्षक द्वारा निर्मित और उपयोग में लाई जाने वाली नियोजित कार्य योजना से होता है। इसमें शिक्षक को पाठ को पढ़ाता है और छात्र निष्क्रिय होकर सुनता है। यह विधि उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। यह ज्ञान को सैद्धांतिक रूप से प्रस्तुत करता है तथा इस विधि के अंतर्गत शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु प्रस्तुति तथा मूल्यांकन जैसे कारकों का सहायता लिया जाता है। थॉमस एम रिस्क के अनुसार व्याख्यान तथ्यों, सिद्धांतों या अन्य संबंधों का प्रतिपादन है, जिनको शिक्षक अपने सुनने वालों को समझाना चाहता है। गुण इसका पहला गुण है कि यह विषय वस्तु की क्रमबद्धता की उत्तम विधि है। यह प्रभावशाली व आकर्षक प्रेरणात्मक शिक्षण विधि है। यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। यह समय, परिश्रम व धन की दृष्टि से कम खर्चीली है। इसके द्वारा एक समय में विद्यार्थियों के बड़े समूह का शिक्षण संभव है। यह विद्यार्थियों को सुनने व ध्यान लगाने में प्रशिक्षित करती है। यह विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करती है। इसमें विषय का तार्किक क्रम बना रहता है। दोष यह निम्न कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है। इसमें विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं तथा यह एक करके सीखने के सिद्धांत की पूर्ण अवहेलना करती है एवं केवल स्मृति पर केंद्रित है। इसमें ध्यान अधिक समय तक केंद्रित नहीं हो पाता, रुचि नहीं रह पाती तथा मौलिक चिंतन के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। इसमें सैद्धांतिक आधार पर अधिक बल दिया जाता है। यह एक प्रभुत्ववादी विधि है। दूसरा, व्याख्यान प्रदर्शन विधि। भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप यह सर्वाधिक उपयुक्त, व्यावहारिक व उपयोगी विधि है। यह किसी वस्तु की रचना व कार्यप्रणाली का वास्तविक रूप में ज्ञान कराती है। इस विधि में विद्यार्थियों को भी क्रिया के पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं। उन्हें प्रश्न पूछने व प्रदर्शन में सहायता देने के कई अवसर मिलते हैं। किसी घटना, परिस्थिति, वस्तु आदि को दृश्य रूप में विद्यार्थियों के समक्ष प्रदर्शित कर उसे स्पष्ट करना ही इस विधि का ध्येय होता है। गुण यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। यह समय व धन की दृष्टि से कम खर्चीली है। अतः केवल एक उपकरण की आवश्यकता होती है तथा शिक्षक शीघ्र व कुशलतापूर्वक प्रदर्शन कर जटिल वस्तुओं को स्पष्ट कर देता है। सुनने की अपेक्षा देखी गई वस्तु अधिक समय तक याद रहती है। इससे विद्यार्थी वैज्ञानिक विधि व वैज्ञानिक सत्यता की ओर प्रेरित होते हैं। दोष इस विधि में करके सीखने के सिद्धांत की अवहेलना की जाती है। विद्यार्थी केवल रुचिकर प्रदर्शन से ही सक्रिय रहते हैं। इसमें शिक्षक ही सभी कार्य करता है, अतः यह शिक्षक केंद्रित विधि है। इसमें व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत की अवहेलना की जाती है। इसमें सभी स्तर के विद्यार्थी एक ही गति से विकास करते हैं। प्रदर्शन पूर्व तैयारी न होने या उपकरण के खराब होने से शिक्षण कार्य अप्रभावी हो जाता है। शिक्षक द्वारा कठिन भाषा का प्रयोग किया जाना इस विधि को दुर्लभ बना देता है। इसमें प्रमुख तथ्यों के स्थान पर आंशिक तथ्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तीसरा है समूह शिक्षण, टीम टीचिंग मेथड। समूह शिक्षण विधि शुरुआत अमेरिका में हुई थी। इस विधि को द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिकी क्षेत्रों को प्रशिक्षण देने में शुरू किया गया था। समूह शिक्षण पद्धति बृहत समूह में अध्यापन कार्य का एक परिवर्तनात्मक दृष्टिकोण है। इसमें एक शिक्षक के स्थान पर 2 या अधिक शिक्षक सम्मिलित होते हैं, जो योजना निर्माण, इसके क्रियान्वयन और शिक्षार्थियों के समूह में सीखने के अनुभव का मूल्यांकन करते हैं। इस शिक्षण विधि में एक ही समय में 2 या अधिक शिक्षक विषय संबंधी ज्ञान देते हैं। एक शिक्षक जहां प्रकरण संबंधी व्याख्या और उसके सैद्धांतिक पक्षों को रखता है, वहीं दूसरा शिक्षक उसके व्यवहारिक पक्षों का स्पष्टीकरण देता है। अन्य शिक्षक उस प्रकरण के समसामयिकी पक्षों को जानकारी देते हैं और उसकी प्रासंगिकता और महत्ता को स्पष्ट करते हैं। पैनल चर्चा, विचार गोष्ठी आदि शिक्षण संबंधी विधियाँ इसी समूह शिक्षण के विभिन्न रूप कहे जा सकते हैं। गुण
यह विधि शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें शिक्षण तकनीकों और उपकरणों का उपयोग कर शिक्षार्थी के व्यवहारिक पक्ष को मजबूत किया जाता है। इसके द्वारा छात्रों को एक ही प्लेटफॉर्म में अच्छे और कुशल शिक्षकों से जुड़ने का अवसर मिलता है और अच्छे संकाय को साझा किया जा सकता है। दोष: इस शिक्षण विधि में विशेष दक्षतापूर्ण विशेषज्ञ शिक्षकों को ढूंढना जटिल हो जाता है। इसमें शिक्षण कार्य के लिए अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है। इसे सभी विषयों के अध्यापन के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता है। इसमें समय निर्धारण, योजना निर्माण और प्रबंधन के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग: सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का एक नवीन अनुसंधान है जिसमें एक समय में एक ही शिक्षण कौशल को चुना जा सकता है। यह शिक्षक के व्यवहार को निश्चित उद्देश्यों के अनुसार ढालने में सहायक होता है। इस प्रक्रिया के उपयोग द्वारा शिक्षक अपनी कक्षाओं को रोचक, उद्देश्यपूर्ण एवं ज्ञान की प्रयोगशाला के रूप में बनाने में समर्थ होते हैं। यह एक प्रशिक्षण तकनीक है और इसे किसी भी स्थिति में शिक्षण तकनीक समझना उचित नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य: प्रशिक्षु को सीखने और नए शिक्षण कौशल को नियंत्रित परिस्थितियों में आत्मसात करने योग्य बनाना, शिक्षार्थियों में नए कौशल का विकास करना, प्रशिक्षु को शिक्षण में विश्वास करने योग्य बनाना। सूक्ष्म शिक्षण के लाभ: सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण उपकरण है जिससे शिक्षण अभ्यास और प्रभावी शिक्षक तैयार किए जाते हैं। यह शिक्षण को सुगमता प्रदान करता है। इस शिक्षण कार्यक्रम को वास्तविक एवं कृत्रिम दोनों कक्षा में किया जा सकता है। चौथा है टेलीविज़न वीडियो प्रस्तुतिकरण विधि। टेलीविज़न या वीडियो प्रस्तुतिकरण विधि शिक्षण विधि को ऑडियो प्रस्तुति से अधिक बेहतर और दृश्यमान पद्धति की होती है। इसके द्वारा शिक्षण गतिविधि अच्छे तरीके से शिक्षार्थी तक संप्रेषित पहुंचाने का कार्य किया जाता है। गुण: शिक्षण की इस विधि द्वारा कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों, विशेषज्ञों या अध्यापकों को कक्षा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह भौतिक रूप से उपस्थिति के बिना भी शिक्षण कार्य को बढ़ाने एवं संचालित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह मूलतः वयस्क शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। इस विधि के अंतर्गत चित्रमय व्याख्यान, प्रस्तुति और अन्य प्रशिक्षण सहायक सामग्री जैसे मॉडल, स्लाइड आदि के पूरक होते हैं। इससे दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा मिलता है जो विद्यार्थियों के लिए आसान पहुंच की सीमा में होता है। शिक्षण की यह विधि मूलतः खगोल विज्ञान, भूगोल जैसे विषयों के लिए अधिक उपयोगी है। दोष: इस शिक्षण विधि में द्विमार्गीय संदेशवहन संचार की संभावना न्यूनतम होती है। इसमें पाठ्य संबंधी जटिल प्रसारण अवधि को समायोजित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समीक्षा नीति संबंधी विधि: शिक्षण संबंधी शिक्षक केंद्रित विधियों में व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, समूह शिक्षण विधि, वीडियो प्रस्तुति विधि इत्यादि में पुनरावलोकन की समीक्षा नीति कहा जाता है। इसका उद्देश्य कक्षा में चल रहे अध्ययन अध्यापन की प्रगति का लेखा जोखा रखना। इससे शिक्षण विधि में त्रुटियों और उसके उपचार को सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है। उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयुक्त समीक्षा नीति को लिखित या मौखिक दोनों रूपों में क्रियान्वित किया जा सकता है। छठवां है प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति विधि। प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति को सुकारती विधि भी कहा जाता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। प्रश्नोत्तर क्रियाकलाप के दौरान छात्र के अधिक सक्रिय प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं जो छात्रों को ज्ञान मूल्यांकन का भी अवसर प्रदान करता है। इस विधि के मूलतः 3 सोपान हैं। पहला प्रश्न निर्माण, दूसरा प्रश्न का प्रस्तुतिकरण, तीसरा विद्यार्थी के माध्यम से नवीन ज्ञान का अनावरण। गुण: इस शिक्षण विधि को सभी प्रकार के विषयों व परिस्थितियों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यह विधि शिक्षार्थी के संप्रेषण क्षमता को बढ़ाने में सहायक होती है। इससे छात्रों को अपने शिक्षण संबंधी व्यक्तिगत समस्याओं का हल ढूंढने में सहायता मिलती है। दोष: शिक्षण में एक विधि को लागू करने के लिए शिक्षक में पर्याप्त कौशल का होना अपरिहार्य है। शिक्षण की यह पद्धति अविश्वस्त, संकोची छात्रों के लिए लाभदायक नहीं है। इस विधि से शिक्षण में अधिक लाभ की आवश्यकता होती है।
शिक्षार्थी केंद्रीय विधि। दूसरा, इस शिक्षण विधि के अंतर्गत शिक्षार्थी का केंद्रीय स्थान होता है। इसमें विद्यार्थी के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था की जाती है और उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी की अभिरुचि, अभिव्यक्ति और क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना है। इस शिक्षण विधि के द्वारा छात्रों में स्वतंत्र चिंतन धारा और मनन को जन्म दिया जाता है। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण विधि में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। इसमें शिक्षक का मुख्य ध्यान शिक्षार्थियों की कल्पनाओं, जिज्ञासाओं एवं कठिनाइयों को सुलझाने के प्रति होता है। इस शिक्षण विधि का यूएसए के शिक्षा मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी ने समर्थन किया है। शिक्षार्थी केंद्रित रणनीति के अंतर्गत अपनाई जाने वाली शिक्षण विधियाँ निम्न हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। कार्यक्रम अनुदेश विधि। कार्यक्रम अनुदेश विधि शिक्षण की उच्च स्तर पर संरचित पद्धति का एक सामान्य उदाहरण है। यह तार्किक क्रम पर आधारित शिक्षण विधि है, जिसमें छात्र प्रत्येक चरण के पश्चात तुरंत प्रतिपुष्टि प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। गुण। शिक्षण की यह विधि शैक्षणिक कार्य की प्रगति को जानने के लिए नियमित प्रतिपुष्टि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से शिक्षार्थी की सक्रिय भूमिका को सरलतापूर्वक सुनिश्चित किया जा सकता है। शिक्षण की कार्यक्रम अनुदेश विधि का किसी भी विषय के अध्ययन अध्यापन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। दोष। तार्किक और उच्च स्तर पर संरचित प्रणाली होने के कारण यह शिक्षण विधि विद्यार्थियों के मध्य अरुचिपूर्ण सिद्ध हो जाती है। शिक्षण के कार्यक्रम अनुदेश विधि का किसी भी विषय के अध्ययन अध्यापन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। दोष। तार्किक और उच्च स्तर पर संरचित प्रणाली होने के कारण यह शिक्षण विधि विद्यार्थियों के महत्व अरुचिपूर्ण सिद्ध हो सकती है। इस शिक्षण विधि के कुछ समय उपरांत शिक्षार्थियों में प्रेरणा का स्तर कम होने की संभावना बनी रहती है। अधिन्यास कार्य विधि। अधिन्यास शिक्षण विधि का उपयोग विशेष प्रयोजन की पूर्ति हेतु किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम को अनेक खंडों में विभाजित कर दिया जाता है। इसके माध्यम से छात्रों को सर्वेक्षण करना, संख्यात्मक समस्याओं का समाधान करना, अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करना जैसे कार्यों को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व दिया जाता है। अधिन्यास शिक्षण विधि में शिक्षक की भूमिका अहम होती है। वह छात्रों के लिए योजना तैयार करते हैं और उस कार्य की प्रतिपूर्ति के लिए जानकारी एकत्र करने के लिए छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं। इसके दो प्रकार हैं, गृह अधिन्यास और विद्यालय अधिन्यास विधि, जो क्रमशः घरेलू स्तर पर और विद्यालयी स्तर पर किया जाता है। गुण। इस शिक्षण विधि में शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। यह विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमता और विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ाने का कारगर माध्यम है। इससे छात्रों में रचनात्मक क्षमता का भी विकास होता है। इससे विद्यार्थियों में स्वाध्याय के प्रति रुचि का विकास होता है और उत्तरदायित्व की भावना प्रबल होती है। यह विधि छात्रों में प्रयोगात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। दोष। अधिन्यास शिक्षण विधि में शिक्षार्थियों के मध्य पाठ्य सामग्री की अनुकृति की संभावना प्रबल होती है और नकल करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। इससे शिक्षक पर अतिरिक्त कार्यभार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रणाली का उद्देश्य कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा पद्धति को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करना है। इसके द्वारा सूचना प्रवाह को गणितात्मक रूप दिया जाता है और शिक्षण प्रणाली को अधिक वैज्ञानिकता पूर्वक करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।